हेलो स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि भाषाई विकास कैसे होता है। टॉपिक का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट। यानी कि भाषा और उसके विकास और उसके विकास। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है, कैसे कैसे एक भाषा बनती है और उस भाषा के अंदर कैसे उसकी डेवलपमेंट लाई जा सकती है, यानी कि उसके अंदर वृद्धि कैसे की जा सकती है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज है, उसके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। उसके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यानी कि मैं बात करूं कि भाषा भाषा कोई भी भाषा हो, चाहे हमारी हिंदी भाषा हो या फिर हमारी इंग्लिश भाषा हो या कोई भी भाषा है, उसके क्या होते हैं? उसके हम यहाँ हिंदी में तो बोल देते हैं उनको वर्ण होते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? उनको अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। यानी कि वर्ण कितने होते हैं हमारी हिंदी में? हिंदी के वर्णों की बात करूं तो कितने वर्ण होते हैं? 52 भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पर 56 भी लिखा जाता है। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स की बात करूंगी तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। जो ये 52 वर्ण होते हैं, यानी कि हमारे जो ये वर्ण है 52, अब इनको फिर हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। दो पार्ट में कैसे कैटेगराइज करते हैं कि कुछ तो हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब 11 स्वर होते हैं हमारे, और 41 क्या होते हैं? व्यंजन। ये जो 52 वर्ण होते हैं, इसको तो हम किसकी बोलचाल में बात करते हैं? यानी कि बोलने के फॉर्म में। यानी कि हम 52 वर्ण किस में पढ़ते हैं? उच्चारण की फॉर्म में हम 52 वर्ण पढ़ते हैं, जिसके अंदर स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। जब हम बात लिखने की करते हैं तो ये कितने वर्ण बन जाते हैं? उस टाइम पर वर्ण बन जाते हैं हमारे 56। यानी कि 52 प्लस 4। अब 52 प्लस 4 का मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो 56 है, इसको फिर कैटेगराइज करते हैं। 52 तो वही वर्ण है जो हमने उच्चारण के टाइम पर यूज करे थे, और 4 क्या हो जाते हैं? उसके अंदर नए ऐड हो जाते हैं। वे 4 जो नए ऐड हुए, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? दो व्यंजन से मिलकर बने होंगे। ये संयुक्त व्यंजन है, ये क्या होंगे? दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बने होंगे। यानी कि उस संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, जय और श्रय। ठीक है। अब जब इनकी भी बात करूं तो ये क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर दो अलग अलग व्यंजन कौन से आते हैं? कै प्लस से। ऐसे ही इसके अंदर क्या आएगा? तय हलंत प्लस रे। इसके आगे वाले में क्या आएगा? जय हलंत प्लस ये। और उसके आगे वाले में क्या बन जाएगा? शय प्लस रे। लेकिन मेरा तो टॉपिक आज का था ही नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रही थी कि यानी कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स होते हैं या वर्ण होते हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, ऐसे और भी जितनी भी भाषाएं हैं, उनके भी कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। अब इंग्लिश के अंदर भी ये 26 हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि वोवल पढ़ते हैं हम, और क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? ये वर्ण है। लेकिन जब इन वर्णों का मिलाप करते हैं तो बहुत मात्रा में नए नए शब्द बनकर निकलते हैं, और वही हमारी भाषा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। छोटा बच्चा होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो क्या बोलता है? अल्फाबेट बोलता है या स्वर बोलता है। लेकिन जब वो वर्ण मिलने, यानी कि स्वर बोलता है या फिर व्यंजन बोलता है, जब वो स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, यानी कि हमारी एक वर्णमाला बन जाती है, और उस वर्णमाला को हम सुंदर तरीके से पिरोकर अच्छे अच्छे क्या बना देते हैं? शब्द बना देते हैं।
और वही शब्द हमारी भाषा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि भाषा के लिए हमारे पास सबसे छोटी जो इकाई होती है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, या उससे भी थोड़ी पहले की बात करूं तो क्या होती है, एक हमारी साउंड होती है। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, लिखने के लिए प्रयोग नहीं की जाती, ठीक, सिर्फ बोलने के लिए प्रयोग की जाती है, वो तो हमारी क्या होती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि। लेकिन लिखित रूप में हम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, हिंदी की बात करूं तो क्या बोल देते हैं, हम वर्ण बोल देते हैं। अब ये ध्वनि क्या है, सबसे छोटी इकाई है, और फिर क्या बन जाता है, व्यंजन, ये वर्ण बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्णों का प्रयोग करके, यानी कि हम उसको बहुत सुंदर तरीके से शब्दों का निर्माण करते हैं। मैं बात करूं कि लिमिटेड अल्फाबेट का यूज करके, लिमिटेड अल्फाबेट्स का यूज करके हम क्या बना देते हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स बना देते हैं। यानी कि हमारे जो अल्फाबेट थे वो तो क्या थे, फिक्स थे, बट उन अलग अलग अल्फाबेट को यूज करके हमने क्या कर दिया, शब्दों का निर्माण कर दिया। और वो शब्द तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि बहुत मात्रा में होते हैं, अनलिमिटेड वर्ड होते हैं, अनलिमिटेड शब्द होते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट जनरेटिविटी, यानी कि जनरेट कर दिया अनलिमिटेड वर्ड्स को। इसी को एक लैंग्वेज के फॉर्म में बोला जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जनरेट कर दिए यानी कि प्रोड्यूस कर दिए, उत्पन्न कर दिए, इसी को क्या बोलेंगे, जनरेटिविटी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यानी कि लिमिटेड अल्फाबेट को यूज करके अनलिमिटेड वर्ड्स बना दिए, और वो उन्हीं वर्ड से हमारी क्या बन जाएगी, उन्हीं वर्ड से हमारी क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इनफाइनाइट जनरेटिविटी कहते हैं। और जब इसके हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं अनंत सृजनशीलता, यानी कि हमारे पास इतनी सुंदर सृजनशीलता थी, हमने बहुत सारे क्या बना दिए, शब्द बना दिए, और उन शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम भाषा में करेंगे, ठीक है। अब जो ये भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसका क्या होता है, एक रूल सिस्टम होता है, यानी कि उसके कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, रूल सिस्टम। यानी कि अब क्या पढ़ेंगे, रूल सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। रूल सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि मैं कहूं कि भाषा का नियम तंत्र, भाषा का नियम तंत्र, ठीक है। अब किसी भी भाषा के लिए उसके कुछ रूल्स बने होंगे, तो उन रूल्स को पढ़ने के लिए उसके कितने रूल्स हैं, उनके टोटल कितने रूल हैं, भाषा के 5 रूल। फर्स्ट रूल क्या बताता है, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी साउंड या कोई भी ध्वनि। अब वो साउंड और ध्वनि किसकी होगी, अल्फाबेट्स की। यानी कि फर्स्ट रूल की जब बात करूं तो उसके अंदर क्या आता है, फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, साउंड ऑफ अल्फाबेट, यानी कि एक अल्फाबेट की वो इकाई, वो छोटी सी ध्वनि जिसको हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। यानी कि फोनोलॉजी क्या होती है, साउंड ऑफ अल्फाबेट। यानी कि साउंड को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि कैसे होगी, जैसे मैंने लिख दिया एस, तो इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, से। लेकिन मैंने लिख दिया एस एच, तो उसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, श। मैंने लिख दिया ए, तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, उसको ए। यानी कि ये इन अल्फाबेट्स की, इंग्लिश वाले जो अल्फाबेट्स हैं, उनकी हिंदी के अंदर जब हम साउंड पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, तो क्या बनेगी, एस से बन जाएगा से, एस एच से बन जाएगा श, एच से बन जाएगा है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ण है, इनकी ये क्या है, ध्वनियां हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यानी कि क्या बन गई, ये फोनोलॉजी, ठीक है। यानी कि फोनोलॉजी क्या होती है, साउंड ऑफ अल्फाबेट। अब इसके साथ ही एक छोटी इकाई और आती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोल दिया त्रे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, त प्लस रे। यानी कि ये एक अपने आप में अकेला है और ये भी अपने आप में अकेला है। अब इसको साउंड, मतलब ये क्या साउंड है हमारी, त, और ये क्या है, रे, और इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, त्रे। यानी कि इससे भी छोटी इकाई जिसके बिल्कुल भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वो साउंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, फोनिक।
उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम। फोनोलॉजी तो क्या होती है? साउंड ऑफ अल्फाबेट। और फोनीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी साउंड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी साउंड। ठीक, सबसे छोटी इकाई जिसके बिल्कुल भी आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि से था, एस था, या से था, या फिर एच था, है था, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारे संयुक्त व्यंजन थे 4, उनके हम फिर से टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्ष, तो उसके टुकड़े कैसे बन गए थे? क प्लस श। या श्रय, श्रमिक वाला श्रय, उसके कैसे बन गए थे? श प्लस रे। यानी कि ये जो है शय, इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसको क्या बोलेंगे? फोनीम। यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी साउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? फोनीम। ठीक है, फिर बात करूं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है? शब्द। सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड रूल क्या है? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी को क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, अब शब्द क्या होता है? भाषा की बोलने में सबसे छोटी इकाई। वो तो क्या थी? सुनने में छोटी इकाई थी। ठीक है, फोनीम या फोनोलॉजी तो क्या था? यानी कि किसी शब्द की या किसी अल्फाबेट की ध्वनि थी, साउंड था। बट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक शब्द, यानी कि इससे क्या बनते हैं? इससे क्या बनता है? एक शब्द तंत्र बनता है। और शब्द कब बनता है? जब हमारे वर्ण मिल गए थे या हमारे अल्फाबेट मिल गए थे। यानी कि मैं बात करूं जैसे कि सी एक क्या है? अल्फाबेट। ए क्या है? एक अल्फाबेट। पी क्या है? एक अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट मिले कब? तो यानी कि यहां से क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। अब हिंदी में बात करूं कि घर, ठीक है, तो घ क्या था? एक वर्ण था, और रे भी क्या था? एक वर्ण था। जब ये दोनों वर्ण मिले तो क्या बन गया था? एक शब्द बन गया था। लेकिन शब्द के भी कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब मैं कह दूं कि रे और घ, अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। या शब्द के अंदर भी हम 2 टाइप के पढ़ते हैं हिंदी में, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिन वर्ड्स, मतलब जिन अल्फाबेट के मेल से जिस शब्द का मीनिंग निकले उसको तो क्या कहते हैं? सार्थक। और जिसका मीनिंग ना निकले उसको क्या कहते हैं? निरर्थक। जैसे मैं कह दूं रोटी बोटी, रोटी, और दूसरा कह दूं बोटी। अब ये रोटी तो क्या है? रोटी है, और बोटी का कोई मीनिंग नहीं होता। यानी कि ये क्या हमारा सार्थक शब्द है, और ये क्या है? हमारा निरर्थक शब्द। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? यानी कि शब्द। और शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। वो क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी साउंड। यानी कि शब्द की बात करूं तो भाषा की बोलने में सबसे छोटी इकाई, सॉरी, लिखने में सबसे छोटी इकाई। भाषा की लिखने में तो वर्ण भी बोलते हैं। यानी कि शब्द क्या होता है? वर्णों का वो सार्थक मेल, जिसका कुछ क्या निकले? मीनिंग निकले, या हम उसको क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सेंटेंस। यानी कि शब्दों से क्या बनता है? सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? शब्द क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सेंटेंस। यानी कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के जो मेल से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? शब्द। या फिर सेंटेंस की जो छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। और शब्द मिलकर क्या बना देते हैं? सेंटेंस बना देते हैं। यानी कि बच्चा पहले भाषा में क्या सीखेगा? बच्चा भाषा में पहले स्वर बोलना सीखेगा, साउंड निकालना सीखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुकिंग कहते हैं या बबलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे उन स्वरों को जोड़कर वो क्या बनाना सीखता है? शब्द बनाना सीखता है। और जब उसके पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे तो उन शब्दों को क्या करता है? अरेंज करता है। यानी कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेगा, तो वहां पर भाषा का क्या आ जाएगा? तीसरा रूल आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। यानी कि थर्ड रूल क्या होता है? सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के अंदर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मैं एग्जांपल से बताऊं तो कहते हैं जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, टू
मार्केट। अब इसके अंदर क्या है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, यानी कि ये क्या है, एक शब्दों का सही तरीके से अरेंजमेंट करना है। इसको क्या कहा जाता है, सिंटेक्स। अब मैं कह दूं तुम्हें मार्केट आई टू गोइंग एम, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी एक सिंटेक्स नहीं बना, कोई भी एक तरीका नहीं है इन शब्दों को, इन वर्ड्स को लिखने का। यानी कि भाषा की जो, जब हमने क्या सीख लिया था, सबसे पहले हमें फोनोलॉजी सीखा था, फिर हमने मॉर्फोलॉजी सीखा था, और थर्ड रूल में क्या बन गया, जब शब्द बन गए तो उनको एक तरीके से रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के तरीके को क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। फिर आता है एक फोर्थ रूल जिसको बोला जाता है सिमेंटिक। अब सिमेंटिक में क्या होता है कि हमारे पास शब्द तो है और शब्दों को सही तरीके से भी लिखा गया है, लेकिन गलत शब्दों का हमने यूज कर लिया। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, सही शब्दों का सही जगह पर यूज करना चाहिए। जैसे कि एक तुमने वो 3 इडियट में एक शब्द बदल दिया था और उस शब्द से पूरा मीनिंग ही बदल गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें सबको याद भी होगा वो शब्द क्या था। ऐसे ही मैंने कल परसों एक देखा था कि एक एडिटिंग कर रखी थी, उसमें मोदी की जगह मोदी कुछ स्पीच दे रहा था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्पीच दे रहे थे, और उसके अंदर वो बार बार क्या बोल रहे थे, मतलब उसको एडिट कर रखा था 3 इडियट वाली मूवी पर, और हर जगह पर उन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा था कि भ्रष्टाचार में मैं आगे हूँ, मैं भ्रष्टाचार फैलाऊंगा, मतलब हर जगह। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि सिमेंटिक के अंदर क्या होता है कि शब्दों को यूज तो सही सिंटेक्स वे में कर रखा है, सही तरीके से कर रखा है, लेकिन गलत शब्दों का यूज कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो मैं कहूं कि माई बाइक इज सिक, या मैं कहूं माई ब्रदर इज पंचर्ड। अब यहाँ पर ये क्या है, सिंटेक्स तो इस वाक्य का सही है, इस सेंटेंस का सही है, बट यहाँ पर सिमेंटिक तरीके से ये वाक्य क्या है, गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत। अगर इन दोनों को, सिक बीमार होता है, अब आदमी बीमार होता है, बाइक थोड़ी बीमार होती है, यानी कि अगर मैं सिक को यहाँ पर लिख दूं और पंचर्ड को यहाँ पर लिख दूं तो ये दोनों सेंटेंस क्या बन जाएंगे, सही बन जाएंगे। यानी कि जब हमें सिंटेक्स आता है तो हमें क्या आना चाहिए, उसका सिमेंटिक तरीका भी आना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ रूल क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एक लैंग्वेज बन गई, जो हमारी एक भाषा बन गई, लेकिन उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है या हमें वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो हम अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने सामाजिकता के हिसाब से, या अपनी सोसाइटी कल्चर के हिसाब से, या अपना उस टाइम जो मूड फ्लक्चुएट कर रहा है उस हिसाब से उस बात को या उस भाषा को प्रस्तुत करेंगे। यानी कि उस भाषा, उस लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि किस तरीके से करेंगे, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, हमारी सोसाइटी, एक क्या हो सकता है, हमारा कल्चर, और एक हमारा क्या हो सकता है, मूड, यानी कि हमारे सामने कैसी सिचुएशन है। जैसे कि मैं कहूं कि मान लो मैं काम कर रही थी, अपना काम करते करते, और मान लो ये पेन ही, इस पेन को मैंने सोफा पे रख दिया और मैं इस काम को बीच में छोड़कर और बाहर चली गई। ठीक है। तो 2-3 घर में जो छोटे छोटे शरारती बच्चे हैं वो आते हैं और इस पेन को दीवार पे चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या इस पेन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो मैं उनको कैसे कहूंगी, मैं अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करूंगी कि तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने क्या किया, तुम समझते क्यों नहीं हो, आज के बाद हाथ लगा दिया तो तुम्हें तोड़ दूंगी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मतलब मैं उनको बुरी तरीके से डांटना स्टार्ट कर दूंगी। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में यही पेन उसी सोफा पर उसी तरीके से रखा हुआ था, और पेरेंट्स आते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और उनको ये दिखाई नहीं देता और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो मैं आऊंगी, आकर मैं कहूंगी कि यहाँ पर पेन रखा था, तो वो सब पेन ढूंढेंगे। पेन ढूंढने के बाद मैं क्या, मेरा एक्सप्रेशन या मैं किस तरीके से अपनी भाषा को रिप्रेजेंट करूंगी कि ध्यान दिया करो, ये एक बार खराब हो जाता है तो फिर दोबारा मंगवाना पड़ेगा, मेरी क्लासेस बीच में रुक जाएंगी, मेरा लॉस होगा, मतलब आपको ध्यान देना चाहिए था। यानी कि मेरी लैंग्वेज में एकदम से क्या आ गई, पोलाइटनेस आ गई।
अब छोटे बच्चों को तो मैं क्या पता थपेड़ भी देती, लेकिन क्या मैं बड़ों पर हाथ उठा सकती हूँ या मैं उनसे गुस्से में बात कर सकती हूँ? यानी कि ये मेरा क्या बताता है कि मेरी सोसाइटी कैसी है, मेरी सामाजिकता कैसी है, उस हिसाब से मैंने अपनी लैंग्वेज का यूज किया। दूसरा तरीका है कल्चर का। अब कल्चर की बात आती है कि हरियाणा वाले जो बात करते हैं और एक राजस्थान वाले जो बात करते हैं, ऑटोमेटिक हरियाणा वाले की बात में क्या होता है, अकड़ूपन होता है, किसी भी तरीके से किसी को डांट देना हो सकता है कि उनकी वो नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन उसी लैंग्वेज को जब हम राजस्थान के अंदर जाकर यूज करेंगे तो उनको ये लगेगा कि लठ मार रहे हैं, ठीक है, यानी कि मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। भले ही हम बात कह रहे हो, लेकिन उनकी भाषा इतनी मीठी है, इतनी स्वीट है, सुनने में भी अच्छी लगती है। वो हर चीज के पीछे भाई जी, बाई जी ऐसे करके बोलते हैं। और यहाँ पर की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वर्ड्स वही हैं, सेम वर्ड्स वही हैं, फीलिंग भी वही है, लेकिन उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं कि प्रैग्मेटिक तरीके से, यानी कि हमारा कल्चर अलग है तो हमारी भाषा के ऊपर भी क्या आ जाता है, प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर भी क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। एक आता है सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या होती है, मान लो ट्रेन निकल रही है तो इतने हड़बड़ाहट में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि ट्रेन आने में बहुत टाइम है, हमारा आराम से गप्पे मारते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए आराम से स्टेशन पर जा रहे थे। यानी कि हमारे सामने जैसी सिचुएशन होती है हम वैसी भाषा का यूज करते हैं। ये हमारी भाषा के क्या होते हैं, रूल होते हैं। अब लैंग्वेज और थॉट, यानी कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक आए और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने लैंग्वेज और थॉट के ऊपर अपने पॉइंट्स रखे। लैंग्वेज एंड थॉट, ठीक है। अब लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम, भाषा, और दूसरा क्या है हमारा चिंतन। यानी कि हमारी भाषा कैसी है और हमारा चिंतन क्या है, इसके ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी राय दी। और उन मनोवैज्ञानिकों में हम दो मनोवैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं, एक जीन प्याजे पढ़ते हैं और एक लेव वाइगोत्स्की। यानी कि जीन प्याजे क्या कहते हैं, जीन प्याजे क्या कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ठीक है। जीन प्याजे तो क्या कहते हैं कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है तो उसके अंदर कैसी फीलिंग है, वो अहम केंद्रित बच्चा है। यानी कि अहम केंद्रित बच्चा, यानी कि बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा खुद से बातें कर रहा है, दूसरा बच्चा खुद से बातें कर रहा है, तीसरा बच्चा अपनी बात कर रहा है। वो दूसरों की सुन नहीं रहे हैं, बस वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, पर वो बुड़बुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अहम केंद्रित बच्चे, अहम केंद्रवाद की भावना है, अहम केंद्रवाद चाइल्ड है, अहम केंद्रवाद बालक है, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच। इस ऐसी भाषा को अहम केंद्रित वाक या भाषा को क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच। जिस स्पीच का कोई यूज नहीं होता, यानी कि स्पीच कैसा होता है, यूजलेस होता है। इस स्पीच का कोई भी मीनिंग नहीं निकल कर आता, बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है और मतलब दूसरा बच्चा उसको सुने या ना सुने। एक क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बच्चा दूसरे की सुन रहा है, दूसरा पहले की सुन रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा अपनी बातें बोल रहा है, ये बच्चा अपनी बातें बोल रहा है, एक दूसरे का आपस में कोई भी लिंक नहीं होता। यानी कि एक से ज्यादा बच्चे एक जगह पर बैठकर अपने आप से बातें करें, एक से ज्यादा बच्चे बैठकर, ज्यादा बच्चे एक पॉइंट पर बैठ, एक बच्चे एक ही जगह पर बैठकर, एक ही जगह पर बैठकर अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला जाता है। ऐसी स्पीच को क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला जाता है, बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा अपने आप से जो बात कर रहा है, यानी कि अपने आप से बात करना, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया प्राइवेट स्पीच। अब जो अपने आप से जो बात कर रहा है ना, वो क्या करता है, अपने कामों को दिशा निर्देश दे रहा होता है कि मैं अभी ये करूंगा। अब जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है,
कि वो बोल बोल कर, मतलब अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा, फिर मैं मम्मी के साथ थोड़ी देर खेल लूंगा, फिर मुझे टीवी देखने को मिल जाएगा। अगर मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी तो मम्मी मुझे ये भी नहीं करने देगी। मेरी गुड़िया अभी नहा रही है, फिर खाना खाएगी, उसको कपड़े पहना देता हूँ। यानी कि वो अपने आप को क्या दे रहा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है तो गुड़िया से भी बात कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है। पर वो अपने आप को क्या दे रहे हैं, वो अपने कामों को एक दिशा दे रहे हैं, यानी कि दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो बातें कैसी होती हैं, यूजफुल होती है। वो जो स्पीच है वो कैसी रहेगी, यूजफुल स्पीच रहेगी, या हम उसको क्या कहेंगे, अपने थॉट्स को वो रेगुलेट कर रहे हैं, अपने चिंतन को। थॉट्स क्या होते हैं, चिंतन। हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज और थॉट्स, यानी कि वो अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अपने थॉट्स को वो, या अपने बिहेवियर को वो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि यूजफुल बातें कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी एक और डिफरेंस आता है, यानी कि वो अपने थॉट्स को रेगुलेट कर रहे हैं तो वो अपनी समस्याओं को, यानी कि दिशा निर्देश दे रहा है तो अपनी समस्याओं को क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है। यानी कि वो क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि अपनी समस्याओं का क्या कर रहा है, वो एक समाधान कर रहे हैं। ठीक है। एक तो डिफरेंस ये था कि वो क्या है, इसको बोला जाता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। जीन प्याजे तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, और लेव वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। ये यूजलेस बातें हैं और ये क्या है, यूजफुल है। ठीक है। ये अकेला बैठकर अपने आप से बातें कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और ये क्या कर रहे हैं, ये थॉट्स को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। एक और डिफरेंस आता है कि जीन प्याजे क्या कहते हैं कि पहले क्या आते हैं, पहले विचार आते हैं, पहले थिंकिंग आती है, और फिर क्या आती है, लैंग्वेज। यानी कि पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, और फिर उसके बाद क्या आती है, भाषा आती है। विचारों के बाद क्या आती है, भाषा आती है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थिंकिंग, जब बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, यानी कि 0 ईयर का बच्चा है, कुछ दिनों का बच्चा है, तो लैंग्वेज और थिंकिंग क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। यानी कि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। बच्चा थोड़ा सा बढ़ता है, बच्चा थोड़ा सा बढ़कर 1 साल का हो गया तो लैंग्वेज और थिंकिंग आपस में मिलने लग जाती है। लैंग्वेज और थिंकिंग मिलने लग जाती हैं जब 1 ईयर चाइल्ड हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब 2 ईयर चाइल्ड हो जाता है तो लैंग्वेज और थिंकिंग ओवरलैप करने लग जाती है, यानी कि लैंग्वेज आती है उसके साथ साथ थिंकिंग आती है, थिंकिंग आती है उसके साथ साथ लैंग्वेज आती है। यानी कि 2 ईयर का बच्चा, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों क्या आती हैं, साथ साथ आती है। ये क्या थे, इनके मेजर डिफरेंसेस थे, किसके, जीन प्याजे के और लेव वाइगोत्स्की के। इन्होंने किस पे बात की थी, इन्होंने लैंग्वेज और थिंकिंग पर बात की थी, यानी कि भाषा और उसके चिंतन पर बात की थी। और ये डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि जीन प्याजे क्या कहते हैं, थिंकिंग पहले आती है और लैंग्वेज बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर ये मिक्स होना स्टार्ट करते हैं और आपस में जाकर ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ ही थिंकिंग आती है, थिंकिंग के साथ साथ ही लैंग्वेज आती है। जो ये प्राइवेट स्पीच थी, ये बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है तब वो क्या करता है, बोल बोल कर करता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद वो क्या करता है, मन मन के अंदर ही करने लग जाता है, यानी कि साउंड को बाहर नहीं निकालता है। ये बात भी इन्होंने कही थी लेव वाइगोत्स्की कि छोटा बच्चा होता है वो बोल बोल कर दिशा निर्देश दे रहा होता है, अपने कामों को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की सोचता है। पर जब थोड़ा बच्चा होता है, यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मान लो मैथ की कैलकुलेशन करें, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हम इसको ये मान लेते हैं, ये मान, लेकिन वो हम बोलकर नहीं मानते। अभी मैं तुम्हें बोलकर बता रही हूँ, लेकिन जब पेपर सॉल्व करते हैं तो क्या टीचर हमें बोलने देता है, बिल्कुल नहीं बोलने देता। तब हमारे मन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइवेट स्पीच कर रहे होते हैं, यानी कि छोटा बच्चा भी करता है और बड़े होने के बाद भी करते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया था कि वो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो यूजलेस बात होती है। फिर उसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक टॉपिक और निकल कर आता है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये भी, इसके अंदर भी हम डिफरेंसेस देखेंगे। एक तो क्या होते हैं, हमारे नेटिविस्ट होते हैं, यानी कि नेटिव से जो हमारी आवाज निकल कर आती है, हमारी भाषा निकल कर आती है। और एक क्या होते हैं, इंटरेक्शनिस्ट, इंटरेक्शन से जो भाषा आती है, यानी कि एक को तो क्या बोला जाता है, नेटिविस्ट, और दूसरी भाषा को क्या बोला गया, इंटरेक्शन, इंटरेक्शनिस्ट। यानी कि एक तो पढ़ते हैं हम नेटिविस्ट और एक को पढ़ते हैं इंटरेक्शनिस्ट।
इंटरेक्शनिस्ट क्या होती है? जो इंटरेक्शन से आती है, जो हम आपस में मिलते जुलते हैं, उस बात को, उस भाषा को दोहराते हैं, तब अपने आपस के इंटरेक्शन से जो लैंग्वेज निकल कर आती है उसको तो बोल दिया इंटरेक्शनिस्ट, यानी कि इंटरेक्शन से जो भाषा आती है, ठीक है। और बातचीत से जो भाषा आती है, इसी को मैं बोल देती हूँ कि किससे आती है? बातचीत से। अब इसको फेवर कौन कर रहा था? इसको फेवर कर रहे थे दो मनोवैज्ञानिक, एक का नाम है स्किनर और दूसरे का नाम क्या है? बांडुरा। एक्चुअल में दोनों ही क्या थे? बांडुरा। दोनों ही क्या थे? व्यवहारवादी। और व्यवहारवादी किस पे बात करते थे? यानी कि रिपीटेशन पे बात करते थे, और मोस्टली इनके एक्सपेरिमेंट किस पे हुए थे? पशुओं पर हुए थे, जानवरों पे हुए थे। स्किनर और बांडुरा। अब स्किनर तो क्या कहते हैं? स्किनर तो किसी बात को क्या कहते हैं? सीखने के लिए, यानी कि भाषा को सीखने के लिए किसका जरूरी है? पुनर्बलन। भाषा को सीखने के लिए पुनर्बलन की जरूरत है, यानी कि रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, ठीक है। यानी कि किसी भाषा को सीखने के लिए बार बार उस भाषा का प्रयोग करना, बातचीत करना, तब हमारी भाषा का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने क्या किया था? अनुकरण। यानी कि स्किनर ने एक दो बातें बोली थी। एक तो क्या आती है? भाषा अनुकरण से, किसी को सुनकर उसके पीछे पीछे बोलना। और दूसरा इन्होंने एक थ्योरी और दी थी जिसको बोला गया था सामाजिक अधिगम, यानी कि सोशल लर्निंग। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, ठीक है। ये दोनों क्या थे? ये किसकी बात करते थे? बातचीत से जो भाषा सीखते हैं, इंटरेक्शन से जो भाषा सीखते हैं, उनके विचारक कौन थे? स्किनर। स्किनर को कैपिटल लिखना चाहिए क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, स्किनर। और ये क्या थे? बांडुरा। दूसरे क्या थे? नॉम चॉम्स्की। दूसरे नेटिविस्ट की जब बात करूं तो क्या थे? नॉम चॉम्स्की। अब ये क्या कहते थे? ये कहते थे जितने भी मानव हैं, यानी कि व्यक्ति हैं, या जितने भी मानव की बात करते थे, ये प्राणी की बात नहीं करते थे। प्राणी में तो क्या आते हैं? कुत्ते, बिल्ली, जानवर, वो भी आते हैं। जितने भी मानव हैं, उनके ब्रेन के अंदर, उनके मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वो भाषा अपने आप सीख लेते हैं। और उस यंत्र का नाम क्या बोला था? उन्होंने बोला था उस यंत्र का नाम LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। अब ये किस में होता है? ये जितने भी मानव होते हैं उसके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होती है? भाषा सीखने की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि हर बच्चे के, हर बालक यानी कि चाइल्ड के ब्रेन में क्या होता है? एक यंत्र होता है, और बालक के पास क्या होती है? भाषा सीखने की, एक लर्न करने की एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। पर ये किस में होती है? मानव में ही होती है। ये कुत्ते, बिल्ली, जानवर, उनमें नहीं होती है। इसके लिए फिर उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने चिंपैंजी पे किया, क्योंकि चिंपैंजी हमारे मानव शरीर के साथ मिलता जुलता है, यानी कि मानव का क्या है? वो कजन है, यानी कि उसका व्यवहार थोड़ा बहुत हम मानव जीवन के साथ मिलता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया उन्होंने? चिंपैंजी पर। अब चिंपैंजी पर कैसे किया? कि उनको स्टार्टिंग में 200 वर्ड्स सिखाए गए, 2000 वर्ड्स सिखाए गए, लेकिन 2000 वर्ड्स को यूज करके, उनको प्रयोग में लाकर वो आगे अपनी और नई भाषा नहीं बना पाया। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से पता चला कि ये जो LAD होता है, ये किस में होता है? एक बालक के अंदर होता है। ये जो मानव के अंदर होता है या बालक के अंदर होता है, और ये किसी प्राणी के अंदर नहीं होता है। ये एक अपने आप में भाषा को सीखने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा LAD किस में आता है? अर्ली चाइल्डहुड में पूछा जाता है। LAD की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो क्या होती है हमारी? पूर्व बाल्यावस्था। इसके अंदर क्या होती है? LAD की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कि LAD इसमें क्या होता है? ज्यादा। जैसे जैसे एज बढ़ती है,
जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एलईडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाषा सीखने का जो गुण होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो ये पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पर बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके अपने स्कूल के पर्यावरण से, वातावरण से, या अपने क्लासरूम से, या अपने संगी साथी से वो एक दिन में 30 से 40 नए वर्ड सीख सकते हैं। यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें एक दिन में बच्चा 30 से 40 नए न्यू वर्ड्स सीख सकता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एलईडी कब होता है, बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था के भी पूर्व बाल्यावस्था में होता है। बाद में धीरे धीरे करके इसको नकार दिया गया और फाइनली क्या माना गया कि लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने किया, नॉम चॉम्स्की ने किया। और उन्होंने क्या बताया कि आदमी के ब्रेन के अंदर एक एलईडी होता है, एक डिवाइस होता है जिससे क्या होती है, भाषा अपने आप सीखी जा सकती है। और वो भाषा किससे सीखता है, वो एनवायरमेंट से। यानी कि जो एलईडी होता है वो क्या करता है, एनवायरमेंट से क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। यानी कि उसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे ये जो एलईडी की पावर है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज को डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्टेजेस आती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है हमारा, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कूकना। ठीक है, या उसी को क्या बोला जाता है, कूइंग। ये कब करता है, जब बच्चा 1 मंथ का होता है, यानी कि वो कोई भी साउंड निकालता है। अब वो बच्चा चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो बच्चा हरियाणा का हो, चाहे वो बच्चा तमिलनाडु का हो, वेस्ट बंगाल का हो, श्रीनगर का हो, कहीं का भी बच्चा हो, ये जो कूइंग होती है ये उस हर एक बच्चे की एक जैसी होती है। यानी कि 1 महीने की बच्चे की जो साउंड होती है वो सबकी क्या होती है, एक जैसी होती है। दूसरा क्या आता है, बबलिंग। दूसरी स्टेज क्या होती है, बबलिंग। बबलिंग को क्या कहते हैं, बबलिंग को कहते हैं बुलबुलाना, यानी कि बुलाना। ये क्या करता है, 3 महीने का बच्चा निकालता है। बट यहाँ पर क्या आता है, उसका जो रीजन होता है, रीजनल जो उसकी क्षेत्र लैंग्वेज होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, उसकी बबलिंग के अंदर टोन आनी स्टार्ट हो जाती है, साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, रीजनल लैंग्वेज का। अब रीजनल लैंग्वेज चाहे उसकी पंजाबी हो, चाहे उसकी हरियाणवी हो, चाहे उसकी राजस्थानी हो, या वेस्ट बंगाल, जब 3 महीने का बच्चा होता है तो उसके ऊपर रीजनल लैंग्वेज का क्या आने लग जाता है, इफेक्ट आने लग, रीजनल लैंग्वेज इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, और जब बच्चा 1 साल का होता है तो क्या करता है, जब 1 ईयर चाइल्ड होता है वो एक शब्द बोलता है, एक वर्ड बोलता है, एक शब्द। अब वो एक शब्द क्या होता है, वो सबको, अगर वो किसी को जैसे मम कह रहा है तो पहली बार उसको क्या निकला, उसके मुंह से मम निकला, तो चाहे उसके पापा आए, चाहे उसकी मम्मी आए, चाहे पानी हो, चाहे रोटी हो, चाहे दादी हो, कुछ भी हो, हर चीज को वो क्या बोलता है, यानी कि वो एक ही शब्द का यूज करता है। और वो शब्द क्या होते हैं, ठोस शब्द होते हैं, यानी कि मूर्त शब्द होते हैं, जो उसके सामने होगा हर चीज को ही वो क्या बोलेगा, उसी शब्द से बोलेगा। पहली बार बच्चे ने मम्मा बोल दिया तो हर चीज को मम्मा बोलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि 1 साल का जो बच्चा होता है वो कितने शब्द बोल पाता है, एक शब्द बोल पाता है। ठीक है, फिर 4th स्टेज क्या होती है, 1.5 ईयर का बच्चा। 1.5 ईयर का बच्चा क्या करता है, 2 से 3 शब्द बोलता है, 2 से 3 वर्ड बोलते हैं। और वो 2 से 3 वर्ड है, उसके अंदर क्या आ जाता है, सिंटेक्स आ जाता है, उनको रीअरेंज करके बोलता है। पानी दो, भूख लगी, खाना खाना, मम्मा आओ, चले आए, ऐसे 2 एक या 2 शब्द मतलब जोड़ के साथ बोलता है, लेकिन उन शब्दों का मीनिंग निकलने लग जाता है। एक माँ उन शब्दों को पहचानने लग जाती है, यानी कि 2-3 वर्ड्स बोलता है, और 2-3 वर्ड से वो छोटे छोटे वाक्य बनाता है। यानी कि 2 शब्द, घर चले, तो ये क्या बन गया, अपने आप में वाक्य बन गया। घर चले 2 ही शब्द है, बच्चे ने 2 ही शब्द सीखे। पार्क चले, बाहर चले, क्योंकि 1.5 साल के बच्चों का रहता है कि मोस्टली बाहर चले। ठीक है, चीज खाएं,
अब चॉकलेट तो बोलना नहीं आएगा, चीज खाएं, वो चीज में कोई भी चीज हो सकती है, उसकी टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बाहर चलें या पार्क चलें, यानी कि वो 2-3 वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। फिर आती है 5वीं स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या करता है बच्चा, सबसे ज्यादा शब्द सीखता है, सबसे ज्यादा शब्दों का निर्माण करता है, और सबसे ज्यादा शब्द उसको सुने हुए उसको याद रहते हैं, और उसके मीनिंग भी वो काफी हद तक सीख लेता है। अब आज की जनरेशन की बात करूं तो मोस्टली बच्चे इस टाइम पर फोन देखते हैं। अब फोन में देखते हैं कार्टून, और कार्टून हो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के, लेकिन वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। बट वो जो बच्चों की जो वहां पर जो कार्टून देख रहे हैं वो किसी भी भाषा के देख रहे हो, बट उनकी एक्सप्रेशन से उस स्टोरी को वो समझने लग जाते हैं। और वो जब घर में बताते हैं तो वो एक चाइनीज वर्ड यूज कर लेंगे, एक हिंदी का कर लेंगे, एक इंग्लिश का कर लेंगे, यानी कि सारे भाषाओं के शब्दों को आपस में मिला देंगे। बट वो सबसे ज्यादा शब्द कहाँ सीखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में सीखते हैं, यानी कि 30 से 40 शब्द वो रोज नए सीख सकते हैं, यानी कि वो 30-35 शब्द, वर्ड्स रोज नए सीख सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा नॉम चॉम्स्की के हिसाब से क्या होता है, उसके मस्तिष्क में एलएडी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब क्या करते हैं, वो सीख तो लेते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, उनको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, यानी कि गलत तरीके से यूज, मतलब बहुत सारे शब्द सीख लेते हैं बट उनको आगे पीछे जोड़ तोड़ कर उसका एक गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, अति सामान्यकरण, यानी कि ओवर जनरलाइजेशन। ओवर, ये जो बच्चे होते हैं इनमें 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, मतलब विकार होते हैं। ओवर जनरलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, अति सामान्यकरण। अति सामान्यकरण यानी कि उस भाषा का ऐसे तोड़ मोड़ कर बिगाड़ कर देंगे। जैसे कि बच्चे से पूछा गया, एक क्वेश्चन बोला गया, आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड यू, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा। अब बच्चा इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बना देता है, आई टेल्ड यू। अब यहाँ पर ये दोनों आई और ये यू तो उन्होंने एज इट इज यूज कर लिए, और इसको क्या कर दिया, तोड़ मोड़ दिया। आस्क्ड तो सही था, सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, लेकिन टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। उनको क्या बताना, क्या कैसे बोलना चाहिए, आई टोल्ड यू, यानी कि टेल्ड तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है, टेल्ड तो कुछ भी नहीं होता है, ये क्या होता है, आई टोल्ड यू। डन। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि उसको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ दिया, और उसी को क्या बोला जाता है, अति सामान्यकरण। एक क्या करते थे, एक ये तो क्या था, एक विकार। दूसरा क्या होता है, मेटा लैंग्विस्टिक। क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है, मेटा लैंग्विस्टिक, ठीक है, मेटा लैंग्विस्टिक, यानी कि अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, खुद ही अक्षरों को करेक्ट कर लेते हैं, खुद स्वयं ही सेल्फ करेक्टनेस, सेल्फ करेक्टनेस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब एक टॉपिक रह गया पीछे, अभी मुझे याद आया, वो मुझे कहाँ बताना चाहिए था, जब मैं भाषा का दूसरा रूल बता रही थी, यानी कि मैं क्या बता रही थी, मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी के अंदर भी क्या होता है, जब शब्द बनते हैं, जैसे कि हमारे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, अब शब्दों के भी क्या हो जाते हैं, कई बार टुकड़े हो जाते हैं और कई बार नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा टॉलर, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस, यानी कि शब्द, वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द, और वो किससे बनी थी, वर्णों से मिली थी, यानी कि सार्थक शब्दों, मतलब वर्णों का सार्थक समूह था, उसी से क्या बना था, शब्द। अब ये तो मैंने हिंदी वाला एग्जाम्पल दे दिया। एक बात करूं, जैसे कि मैं कहूं कि टॉलर, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को जब टुकड़े करूं तो क्या बन गया, टॉल, और एक बोलूं अर। अब टॉल तो अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, लेकिन ई आर लगा दिया तो ये कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही मैं कहूं, जब तत्सम और तद्भव या उपसर्ग पढ़ते हैं, उनमें भी क्या होता है, आगे पीछे वाले जब हटा दें तो वो क्या बन जाती है, एक स्मॉलेस्ट इकाई बन जाती है।
ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि टॉल है। अब टॉल के और टुकड़े नहीं कर सकती मैं, टॉलर है इसके तो टुकड़े कर दिए, ये तो एक शब्द था। और टॉल भी क्या है, अपने आप में एक शब्द है, यानी कि टॉल भी क्या है, एक शब्द है, और टॉलर भी क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अपने आप में एक शब्द है। अब टॉल के और टुकड़े नहीं कर सकती, तो यहाँ पर क्या था, मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी से ये क्या बन जाता है, मॉर्फीम। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो रूल था उसमें क्या बताया था, फोनोलॉजी से क्या बना था, फोनिम, यानी कि सबसे छोटी ध्वनि थी जो हमारी, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि से, जबकि त्रै के 2 टुकड़े हो सकते हैं। तो ये फोनिम क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी से क्या बन गया, मॉर्फिन बन गया। ये बताना रह गया था भाई वहां पर, मॉर्फिन। जैसे कि मैंने कहा टॉलर, टॉलर में से टॉल को अलग कर दिया तो टॉल के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फिन। मुझे उस फोनिम से याद आया कि फोनिम की जैसे ही क्या बनता है, मॉर्फिन। ये हमारे क्या थे, रूल्स थे। रूल्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फोनोलॉजी पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, फिर सिंटेक्स पढ़ते हैं, फिर सिमेंटिक पढ़ते हैं, और फिर प्रैग्मेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के डिफरेंसेस देखे। फिर हमने जो व्यवहारवादी थे, स्कीनर और बांडुरा, एक स्कीनर तो कहते हैं पुनर्बलन से आता है, और बांडुरा क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम से आता है या फिर अनुकरण से आता है। इन दोनों को नकार दिया गया था, और फाइनली किसको करेक्ट माना गया था, नॉम चॉम्स्की को, जिसने क्या कहा था कि बच्चे के दिमाग में, बच्चे के ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, एक एलईडी होता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या थी, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। और सबसे ज्यादा एलईडी किस में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में, जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा वर्ड्स को सीखता है। फिर भाषा को सीखने की कुछ स्टेजेस आई थी, कुकिंग, बबलिंग। कुकिंग क्या था, 1 महीने का बच्चा करता है, और बबलिंग क्या करता है, 3 महीने का बच्चा। कुकिंग सबकी सेम होती है, और बबलिंग क्या होती है, एक उसकी रीजनल लैंग्वेज की टोन आने लग जाती है। फिर 1 साल का बच्चा 1 शब्द बोलता है, 1.5 साल का बच्चा 2 से 3 शब्द बोलने लग जाता है। और अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा एलईडी होता है, उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा शब्द सीखता है। और शब्दों को सीखने के बाद कई बार वो क्या करने लग जाता है, ओवर जनरलाइजेशन करने लग जाता है, अति सामान्यीकरण करने लग जाता है। और अति सामान्यीकरण करने के बाद ऐसी गलतियां करता है वो बच्चा अपने हिसाब से। ठीक है, पानी पी, बच्चे बोलते हैं ना वाटर पीइंग। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की जगह पर बोलते हैं पीइंग वाटर। अब वो एक शब्द हिंदी का उठा लिया, एक लोकल लैंग्वेज का उठा लिया। ठीक है, नाचिंग, आई एम नाचिंग, मैं नाच रहा हूँ, आई एम नाचिंग, ये क्या कर दिया उन्होंने, अति सामान्यीकरण कर दिया। और दूसरा क्या था, मेटा लैंग्विस्टिक, यानी कि अपने शब्दों को खुद ही ठीक कर लेना, सेल्फ करेक्टनेस ऑफ द। ठीक, आज की क्लास यहीं रहेगी, इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।